नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलि वर्मा, हिंदी विभाग भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पाठालोचन कि कल जैसे पिछली कक्षा में भी हमने पाठालोचन की बहुत सारे अर्थ, परिभाषा इसके बारे में हमने जाना था। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि पाठालोचन में भाषा की समस्याएं क्या-क्या आती है और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पाठालोचन की प्रक्रिया क्या है। तो ये 4 प्रकार की प्रक्रिया है जिसको मैं विस्तार से आपको बताने वाली हूँ आज। और पाठालोचन में हमें भाषा की समस्याओं का तो सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह पुरानी जो लिखी हुई बहुत सारी जो लिपियाँ हैं, भाषा है, उस पे हम क्या बोलते हैं, उसको फिर हम हम उसका पुनरावृत्ति बोल सकते हैं, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि उसको हम अपने विचारों से, या पुनरावृत्ति भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि जो लिखे हुए ग्रंथ हैं या जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए या शिलालेख हो गए, ये सब हमारे पुराने जो भाषा लिपि, जैसे कि उस समय प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत और अन्य जो भाषाओं में लिखा गया था, तो वही सब जो पांडुलिपियाँ आज हम एकत्रित करके हम उस पर अपने अपने विचारों से नए नए भाषाओं का प्रयोग करके आज हम अपना विषय या उस पर हम आगे अपना कार्य कर रहे हैं। तो देखते हैं कि पाठालोचन में भाषा की समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिससे पाठक या संपादन प्रभावित होता है। अतः पाठालोचन की दृष्टि से भाषा के संबंध में अधिक सतर्क रहना आवश्यक है। मानस में अनेक विद्वानों ने भाषा के आधार पर अनेक भाषाओं का प्रयोग संकेत किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि अनेक बार हमें भाषा की पांडुलिपि संपादन में हमें समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि भाषा के आधार पर ही उनकी कृति का काल निर्धारण किया जा सकता है। ऐसे आधुनिक आर्य भाषा जिस प्रकार से विकास हुआ है, उसके आधार पर हम पाठन निर्धारण करके हम समस्या और उस काल में निर्धारण की प्रक्रिया का हम विचार किया करते हैं। तो पाठालोचन में हमें मुख्यतः समस्या क्या है? पाठांतरण होती है। प्रकृति या प्राचीन या कृति के मूल्य पाठ्य का हम संपादन एक महत्वपूर्ण साहित्यिक अनुष्ठान के समान ही है, और पाठानुसंधान या पाठालोचन की प्रक्रिया में हमें किसी सत्य तक वह पहुंचाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि पाठांतरों की ठीक से पहचान करना या सही पाठ का हमें निर्णय लेना। तो लिपि और भाषा की कठिनाइयों के साथ ही हमें प्रतिलिपिकारों की लिखावट से भी हमें समस्या उत्पन्न होती है। तो इन समस्याओं पर हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये मैं कुछ पॉइंट आपको बता रही हूँ कि हमें पाठालोचन के जब हम उनकी प्रतिलिपियाँ या हम जब उसको देखते हैं तो हमें किन किन उनकी प्रतिलिपियाँ या किन किन बातों की हमें हमें ध्यान में रखना चाहिए, और क्या क्या समस्याओं को हमें उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, क्या क्या समस्याएं आती हैं तो उसको हमें हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे कि पहला हम पॉइंट बता रही हूँ कि अरुचिकर प्रसंगों को बदलकर पाठक का सुधार स्वेच्छा से प्रतिलिपिकार कर सकता है। फिर जैसे सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि भाषांतरण के कारण भी पाठांतरण हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रही प्रख्यात, जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं तो उसमें जो अधिकतर जो प्रतिलिपिकार क्या क्या हमें असावधानियाँ होती हैं, मनोबल ढंग से हम उसे वांछित सामग्रियों के समावेश के कारण ही हम उसमें कर सकते हैं। जैसे कि प्राचीन अगर हम कोई रासो ग्रंथ या रासो साहित्य ही ले लेते हैं तो उस समय रासो साहित्य का किस प्रकार से प्रयोग हो रहा था। तो रासो भाषा किस प्रकार से डिंगल और पिंगल में लिखी जा रही थी, अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा था, जो कि अपभ्रंश से बोला जाता है कि एक बिगड़ी हुई हिंदी, जिसको हम आहट भी कहते हैं, कि जिसमें वह बहुत सुधरी हुई नहीं थी, उसमें बहुत सारी मिश्रित भाषाओं का हमें उसमें मिश्रण दिखता है अपभ्रंश भाषा में। तो रासो साहित्य हो गया, उस समय सिद्ध साहित्य थे, नाथ साहित्य, बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए जिनकी अपनी अपनी भाषा थी। जैसे बौद्ध साहित्य की अगर हम ले लेते हैं तो उसमें हमें पाली भाषा का वर्णन मिलता है। हम रासो साहित्य में देख लेते हैं तो रासो ग्रंथ में बहुत सारे, जैसे उसमें हमें डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग मिलता है। तो जिस जिस काल को अगर हम देखते हैं तो उस प्रकार उस समय उनकी लिपियाँ और भाषा में किस किस प्रकार से बदलाव हमें निरंतर देखने को मिलता है। तो हमें उन समस्याओं को दूर करते हुए हमें उसमें अपना कार्य अपने करते आगे बढ़ना चाहिए। तो
नेक्स्ट भी मैं बताने जा रही हूँ कि जैसे फारसी हो गई या गुरुमुखी जैसी हो गई, ऐसी लिपियों का भी हम समग्र ज्ञान ना होने पर भी हमें पाठांतरण हो जाता है, क्योंकि अन्य लिपियों का हमें ज्ञान नहीं है। हम देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के ही ज्ञानी हैं, तो हमें अन्य भाषा की लिपि को भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें निरंतर अंतर प्रयोग हमें आती रहती है, तो उनको भी दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हम किसी साहित्यकार को लेते हैं, तो जैसे वो पंजाबी है, या कोई हम विद्वान को ले लेते हैं वो फारसी है या उर्दू है, या जो मुस्लिम कवियों को ले लेते हैं तो उन्होंने अरबी फारसी इनका प्रयोग किया अपनी भाषाओं को, तो उनकी रचनाओं में हमें अधिकतर वैसी भाषाओं का मिश्रण मिलता है। तो हमें उनको फिर किस प्रकार से पढ़ के हम अनुवाद करते हैं और उसमें उसको नया रूप देने का एक प्रयास करते हैं जो सरल भाषाओं का। तो इस प्रकार से हमें पाठांतरण का भी प्रयोग और हमें किस प्रकार से अनुवाद करते हैं भाषांतरण का प्रयोग हमें निरंतर हम देखते हैं कि अंतर हमें देखने को मिलता है। तो पाठक जो है वह निरंतर अपने कार्यों को एक अत्यंत कठिन से वो सरलता की ओर ले जाने का प्रयास करता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं कि वह किसी भी पाठ के प्रायः न्याय करने के लिए करता है और पांडुलिपि को वह आसानी से सरलता से प्राप्त करके अपने साहित्य के धरोहर को आगे बढ़ाने का काम वह करते चले जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह अपने अनुभवों से वह किस प्रकार से भाषांतरण हो गया या पाठालोचन करके भाषागत समस्याओं को दूर करने का वह प्रयास इसमें करते चले जाता है। तो ये सारी चीज़ें फिर जैसे मैंने बताया कि किन किन प्रकार की हमें भाषाओं की समस्या को यहाँ पर देखना पड़ता है कि भाषा की समस्या किस प्रकार से हमारी लिपि की समस्या का भी सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि लिपि ही भाषा का लिखित रूप होता है। इस कारण से हमें लिपि और भाषा दोनों की समस्याओं को दूर करते हुए हमें पाठालोचन का कार्य करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि पाठालोचन की प्रक्रिया क्या है। तो इसका पहला पॉइंट है संग्रह और वंश वृक्ष निर्माण। फिर सेकंड आता है इसमें पाठ का निर्माण या निर्धारण। फिर तीसरा है पाठ सुधार और चौथा है वो पाठ विवेचन। तो ये क्या होता है कि संग्रह करना या पाठ विवेचन करना, संग्रह और वंश वृक्ष निर्धारण करना। तो पाठ विवेचन को ही हम आलोचना के नाम से भी हम जान सकते हैं। इसमें कवि या लेखक के ग्रंथ के मूल शोध का अध्ययन होता है। इसमें जो उसके मूल शोध रहते हैं तो उसमें हम आलोचना करके उसे हम आलोचित जो दो तीन जैसे राइटर हो गए तो हम वह क्या लिख रहे हैं दूसरा क्या लिख रहा है, तो इस प्रकार से हम उसमें आलोचना और अपने विचार विमर्श करके हम कोई नए चीज़ों को लाने का प्रयास करते हैं, हम नए तथ्य को हम उजागर करने का या लाने का सामने हम प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर कि जैसे मैं बताइए आप लोगों को कि पाठ विवेचन क्या होता है कि उसे हम एक आलोचना का भी नाम हम दे सकते हैं। तो उसी प्रकार से मैं पहला पॉइंट आपको बता दूं कि संग्रह और वंश वृक्ष निर्माण क्या होता है कि मूल पाठ को अग्रसर होते हुए हमें दो सीढ़ियां जो मददगार होती हैं किसी भी कार्य को करने के लिए पाठालोचन में। तो एक पहला होता है रूढ़िवादी और दूसरा होता है आधुनिक और उदार। तो हमें ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा पाठालोचन करते हैं कि एक होती है कि रूढ़िवादी, दूसरी होती है कि वह आधुनिकता या उसे उदारता दिखनी चाहिए। हमें आधुनिकता का उसमें परिवेश है या आधुनिक परिस्थिति का हमें किस प्रकार से उसमें हम परिस्थितियों का हम प्रयोग करते हैं। तो संग्रह और वंश वृक्ष वली का संबंध होता है कि वह दोनों के लिए आवश्यक होता है। उसके अभाव में हमें पाठ का निर्धारण और हम पाठ का उसमें निर्माण भी हम किस प्रकार से संभव नहीं होता, या प्राचीन पाठ का निर्धारण हम किस प्रकार से करते, किन किन समस्याओं उसके सामने आती है। तो इस प्रकार से मैं आपको बताने वाली हूँ कि पाठ निर्माण में हमें 3 प्रकार के सोपानों से हमें गुजरना पड़ता है। पहला होता है कि प्राचीन उपलब्ध पाठ जो कि अंतर साक्ष्य होता है, बाह्य साक्ष्य की दृष्टि से हमें काव्य कृति को जानते हैं। फिर दूसरा आता है कि अंतर साक्ष्य और बाहरी साक्ष्य से निर्धारित प्राचीन या क्या बोलते हैं प्राचीन पाठ जो कि असंदिग्ध रूप से कविकृत न प्रतीत हो, ये हो जाता है। फिर थर्ड आता है इसमें कि पाठालोचन में यह माना है कि उपलब्ध
उपलब्ध पाठ जो कि है आर्थिक तथा व्याकरणिक दृष्टि से भी वह कहीं से असंगत ना हो करके। तो ये 3 सोपानों को ध्यान में रखते हुए हम पाठ का निर्धारण हम करते हैं कि बाहरी हो गया, बाहरी साक्ष्य हो गया, अंतर साक्ष्य हो गया, उसकी दृष्टि को देखकर हम उसमें स्वीकृत करते हैं। सेकंड मैंने बताया कि जो प्राचीन पाठ है उसमें कोई असंदिग्ध पाठ ना हो, जिसको हमें कवि के लिए हमें वह किस प्रकार से कवि कृति में हमें वह प्रतीत हो रहा है, इस प्रकार से। तीसरा जैसे हम ले लेते हैं कि जो उपलब्ध पाठ होता है वो वहाँ पर कहीं पर भी हमें वह आर्थिक या व्याकरणिक दृष्टि से उसमें हमें असंगत उसमें ना दिखे, असंगत करके। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाठालोचन की प्रक्रिया या उसके कार्य को आगे बढ़ाते हैं। फिर आता है कि दूसरे फिर पाठ सुधार क्या होता है कि पाठालोचन की दूसरी श्रेणी के बाद आता है तीसरा पक्ष जो होता है हमारा पाठ सुधार आता है, जिसमें पाठालोचन के 2 वर्ग आते हैं, जैसे मैं बताई थी आप लोगों को कि रूढ़िवादी और एक आता है आधुनिकता। तो क्योंकि जो हम पुरातन अगर हम अपने जो भी हम संग्रहित देखते हैं जैसे समाज से संबंधित जितने भी रचना ये सब, तो अधिकतर वो देखना रूढ़िवादी परिवेश को लेकर लिखे गए, और अगर अभी के परिवेश में हम देखते हैं तो आधुनिकता के परिवेश में लिखे गए हैं। तो वो किस प्रकार से रूढ़िवादी चीज़ों को वह बदलने का प्रयास कर रहे हैं अपने लेखक या कवि को देखोगे तो वह आधुनिक परिवेश को लेकर वह फिर लिखते चले आ रहे हैं कि अब जो पुरातन था उसको नवीन रूप देने का प्रयास वह कर रहे हैं आधुनिक युग में। तो वह उदारता से अपनी लेखनी में वह चीज़ उनकी हमें दिखाई देती है। तो ये 2 वर्ग के समक्ष हम देखते हैं कि उपलब्ध जो पाठ के संशोधन के साथ हमें पाठालोचन के लक्ष्य ही है कि पाठालोचन का लक्ष्य किस प्रकार से रूढ़िवादियों की दृष्टि से यह है कि जो भी प्राचीन पाठ हो वह उपलब्ध करा देता है, और पाठक कवि कृति या नहीं या उनमें मतलब है या नहीं, किंतु उदारवादी पाठालोचन का लक्ष्य है उस पाठ को स्वीकार कर देना जो कि स्पष्ट ही असंगत और अशुद्ध है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह जो अच्छा लग रहा है या उसे उदारता चाहिए तो वह उसे स्पष्ट रूप से बता देता है कि वह संगत है या असंगत है या शुद्ध है या अशुद्ध है करके। इस प्रकार से वो उदारता से उस चीज़ को बता देते हैं कि तो कवि कृति पाठक को प्राप्त करने के लिए उसे किस अनुमति प्रक्रिया को वह पाठ सुधार कहते हैं कि जो पाठ लिखी ही ना गया हो या उसके अपेक्षा जो पाठ लिखा जा सकता है तो वह आधुनिक या अनुमानित पाठ ही हम कहीं अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि हमें किस प्रकार से हम पाठ का सुधार हम कर सकते हैं कि उसमें उदारतापूर्वक हमें निर्णय लेना पड़ता है कि क्या चीज़ अच्छा है या नहीं है, या कवि के पाठक को प्राप्त की गई इस अनुभूति प्रक्रिया को वो किस प्रकार से पाठ को वह सुधार कहते हैं कि जो पाठ लिखा ही ना गया हो उसकी अपेक्षा को वो पाठ में लिखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पाठ सुधार के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज बताया आपको कि पाठालोचन की प्रक्रिया में हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, भाषा में क्या क्या समस्याएं आती है। तो यह पाठालोचन मैं कल आपको पाठालोचन के क्षेत्र के बारे में बताऊंगी कि वो पाठालोचन का क्षेत्र कहाँ तक व्यापक है या कहाँ तक फैला हुआ है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।